हेलो जानकी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीक्षिता सिंह और जैन कायस अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी कि अभी हाल में जो कैबिनेट ने जो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन बिल को पास जो है अप्रूवल दिया है। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है और ये किसके लिए लाभकारी है, इसमें क्या क्या जो है बातें कही गई हैं, इन सारी जो है बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि ये इशू जो है उठ कहाँ से रहा है, ये जो है करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसमें जो है जिस तरीके से जो यस बैंक है, पीएमसी बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, ये सारे बैंक में जो इश्यूज़ देखे गए, ये डिफ़ॉल्ट जो है होने लगे और जो है कई सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखी गई। एनपीएस बढ़ रहा है जिस तरह से बैंकों का, और हाल में देखा गया कि कोविड टाइम बहुत सारे ऐसे बैंक फेलियर की कगार पे पहुंच गए। तो ऐसे में जो ग्राहक है, कस्टमर है, जिन्होंने अपना पैसा जो है सुरक्षित तरीके से वहाँ पे जमा किया हुआ अपने पैसे की सुरक्षा के लिए, उन लोगों के पैसे क्या हो गई, क्योंकि कोई बैंक यदि डिफ़ॉल्ट करता है तो जो जमा करता है उनके पैसे भी डूबने का डर रहता है। उनकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो पैसा उन्हें वापस मिलेगा। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट ने इस बिल को पास किया कि इसमें कहा गया कि जो कस्टमर्स हैं उनके जो 5 लाख रुपए तक जो जमा है उस पे जो है सुरक्षा कवर दिया जाएगा, वो सेफ़ है, उन पे गारंटी प्रदान की जाएगी। ये गवर्नमेंट की तरफ से गारंटी रहेगी कि उनका 5 लाख रुपए तक कहीं नहीं जाएगा, वो उन्हें श्योर मिलेगा और 90 दिन के अंदर मिलेगा। तो जो है ये जो है इसमें गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है। तो ऐसे में क्या होता था कि जो बैंक फेल होते थे, क्योंकि बैंकों का रिस्क लगातार बढ़ रहा है, उन पर मोरेटोरियम लगाना या तमाम प्रोसेस हो रहे थे। तो ऐसे में जो कस्टमर्स हैं या लोग हैं, उनका जो है विश्वास बैंकों के ऊपर से धीरे धीरे जो है कम होने की बात होने लगी थी। लोग डरने लगे थे बैंकों में पैसा जमा करने से। तो इस तरह जो है ये जो बैंकों को भी सपोर्ट प्रदान करेगा और ये विश्वसनीयता को भी जो है लोगों में बढ़ाएगा कि उनका पैसा जो है सुरक्षित है, वो उनको जो है प्राप्त होगा। उदाहरण के रूप में देखिए कि यदि किसी व्यक्ति का बैंक में 3 लाख रुपए जमा है और किसी व्यक्ति का 7 लाख रुपए जमा है, तो जो 3 लाख रुपए जिसका जमा है उसको पूरा 3 लाख रुपए मिलेगा, और जिसका 7 लाख जमा है उसको उसका 5 लाख रुपए श्योर मिलेगा, पूरे गारंटी के साथ मिलेगा, उसको कोई उनसे छीन नहीं सकता। ये जो है गारंटी प्रदान की गई इस बिल के माध्यम से। और जो 2 लाख रुपए है उसकी बात नहीं, केवल 5 लाख रुपए तक इसमें बात की गई है। तो इसमें जो है जमाकर्ताओं को जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि उनका पैसा जो है डूब जाएगा। तो इसे ये गारंटी देता कौन है, तो ये गारंटी देता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, यानी कि DICGC। ये बॉडी जो है आरबीआई के अंडर में काम करती है। आरबीआई इसको पूरी तरह से गवर्न करती है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। इसमें क्या होता है कि बैंक जो हमारा डिपॉजिट रखते हैं तो उस पर ये इंश्योरेंस लेते हैं इस बॉडी से, जो DICGC बॉडी है। इससे ये इंश्योरेंस लेते हैं कि कल को जो बैंक फेलियर होने लगे, उसके रिस्क बढ़ने लगे, तो ये उनको जो है इंश्योरेंस इनको पेमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, जो बैंक होता है, बैंक अपने हर डिपॉजिट यानी कि अपने डिपॉजिट पे इन्हें प्रीमियम देता है, इन्हें कुछ पैसे देता है, इस बॉडी को लगातार देता है। और फिर जब बैंक फेलियर का यदि होने का केस होता है, ऐसे कोई रिस्क जुड़ जाता है, तो ये उन्हें पेमेंट करते हैं। अभी वर्तमान में क्या है कि बैंकों को प्रत्येक 100 रुपये में 12 पैसे जो है देना पड़ेगा। 5 लाख रुपए जैसे ही बढ़ाया गया तो ये जो है लिमिट थी उसको बढ़ा के पहले 10 पैसा था 100 रुपये पर, अब जो है इसे 12 पैसा कर दिया गया है। अब पहले ये जो DICGC बॉडी थी ये केवल 1 लाख रुपए पर ही गारंटी देती थी, अभी जो है वर्तमान में 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसमें सभी बैंक को शामिल किया गया है। इस गारंटी के तहत सभी बैंक शामिल होंगे, जिसमें क्षेत्रीय, ग्रामीण और सहकारी बैंक, सभी प्रकार के बैंक शामिल होंगे, कोई अपवाद नहीं है। तो इससे क्या होगा कि और 90 दिन के भीतर मिल रहा है, तो इससे बढ़िया क्या है, तो ये सबसे अच्छी बात होगी इसमें। तो ये क्या है कि इस निर्णय से लाभ क्या होगा, जो छोटे जमाकर्ता हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे देश में मिडिल और लोअर इनकम वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है।
तो इन जमाकर्ताओं को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे क्या होगा कि जो 5 लाख तक की गारंटी की जो योजना है, इसमें क्या है कि बैंकों में जो डिपॉजिट अकाउंट्स हैं, लगभग 98.3% जो अकाउंट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। जो वैल्यू के हिसाब से देखें तो लगभग 51% कवर करता है। और अंतर्राष्ट्रीय यदि कवरेज की बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो ये केवल 80% ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो है कवरेज होता है, और उसकी वैल्यू 25% होती है। यानी कि भारत इस मामले में अब आगे बढ़ चुका है, उसने अच्छा प्रदर्शन करने की ठान ली है। ये क्या करेगा, ग्राहकों को भी आकर्षित करेगा, क्योंकि उनका पैसा अब सुरक्षित होगा। तो लोग जो ओपन अकाउंट खुलाते हैं लगातार निकालना जमा करना, तो उनका पैसा जो है यदि डिफ़ॉल्ट होता है तो वो सुरक्षित रहेगा। तो ये जो लोग हैं, लोग लगातार जो है बैंकों की ओर आकर्षित होंगे अपना पैसा जमा करने के लिए। इस बारे में इससे क्या होगा, वित्तीय समावेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। जो हमने जो है 2015 में गवर्नमेंट ने स्कीम लाई जनधन योजना, उसके तहत बहुत सारे जो है लगभग पूरे जो है इंडिया पॉपुलेशन को कवर करने की कोशिश की गई कि उनका बैंकों में अकाउंट ज़रूर हो। इसलिए जीरो फ्रिल अकाउंट से जो है सुविधा दी गई कि आपको कोई पैसा भी नहीं लगेगा, और आप वहाँ से जो है आप 0 रुपये पे अपना अकाउंट खुलाइए, और वहाँ से जो है आप 5,000 रुपये तक उधार भी ले सकते हैं। जब आपका मन, अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप बिना उस अकाउंट में 1 रुपये होते हुए भी आप अलग से पैसा निकाल भी सकते हैं ज़रूरत पड़ने का। तो इस जो योजना के माध्यम से हमने जो कवरेज किया, इस जो है अकाउंट्स को लोगों को का बढ़ाया, तो अब इसमें क्या होगा कि लोग जो पैसा डाल रहे हैं अब उनका पैसा सुरक्षित होगा, तो वित्तीय समावेशन भी होगा। इससे क्या होगा कि जो बैंकिंग संबंधित वित्तीय फ्रॉड हो रहे हैं, धोखेबाजी हो रही है, लगातार रिस्क बढ़ता जा रहा है, तो वो धोखेबाजियाँ कम होंगी, क्योंकि डिपॉजिटर की जो मनी है अब वो सेफ़ होगी। क्यों, और दूसरा देख सकते हैं कि जो बैंकों का रिस्क वो लगातार बढ़ रहा था, तो ऐसे में बैंकों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। तो ये बैंकों को बहुत बड़ा सपोर्ट प्रदान करेगा। ये जो है ट्रांसपेरेंसी को भी इंक्रीज़ करेगा, पारदर्शिता आएगी कि जो भी सिस्टम है, मैकेनिज़्म है, उसमें जो बैंक जो है एनपीएस लगातार करते जा रहे थे, जो ऐसे लोगों को जो लोन देना जो है सही से, जो बैंक के कर्मचारी थे वो जो है क्रोनी कैपिटलिज्म में शामिल होके जो साठ-गांठ कर लेते थे, जो बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग थे, तो उनके क्या होगा कि अब इन पे पारदर्शिता तेज़ी से बढ़ेगी। अब ये ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंटी के साथ काम कर पाएंगे। जो डायरेक्ट बेनिफिशियल जो ट्रांसफ़र है, डीबीटी प्रोसेस, उसमें बढ़ोतरी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, और जो है गवर्नमेंट और बैंकों पे लोगों का विश्वास लगातार इससे बढ़ेगा। तो ये सारे जो है लाभ हो गए इसके। और अब वे फॉरवर्ड की बात करें, ये तो हो गया एक तरीके से लॉन्ग जो है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। लेकिन यदि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात करें, यदि हमें लंबे समय तक इसको बनाए रखना है और लगातार जो रिस्क हो रहे हैं उसको कमी करना है, लोगों का फुल कवरेज करना है, वित्तीय समावेशन को हम करना है, तो हमें जो हम सामाजिक समावेशन के यदि हासिल करना चाहते हैं तो हमें वित्तीय समावेशन करना होगा। वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए हमें डिजिटल समावेशन की ओर जाना है, क्योंकि डिजिटल का ही ये युग है। अब हमें फ़ोन पे और भीम ऐप, ई रुपीज़, ये जो यूज करने जा रहे हैं, ये इसी का युग है। तो हमें वित्तीय समावेशन को प्राप्त करने के लिए डिजिटल जो समावेशन है उसको लगातार लोगों तक बढ़ाना होगा, ये सुविधाएं लोगों तक पहुंचानी होंगी, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें। तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की यदि बात करें कि आरबीआई क्या करेगा इस पर, तो ऐसे में आरबीआई अपना विजिलेंस बढ़ा सकता है। जो बैंकों में लगातार फेलियर होने के प्रोसेस बढ़ रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में बिना जो है जांच पड़ताल के जो है लगातार लोन दे देना, और जैसे कि उदाहरण के रूप में देखें, जो विजय माल्या थे, उनको जो है वो उन्होंने कई सारे बैंकों से कई हज़ार करोड़ रुपए लोन लिया, और इन पे जिस तरह जो है केस होने लगे थे, ये बैंक लापता भी चल रहा था, बैंक फेलियर हो रहे हैं, इनका एनपीए बढ़ रहा है, ये जो है डिफ़ॉल्ट होने की कगार पे, उसके बावजूद जो है बैंकों ने इन्हें लोन देना जारी रखा। तो ऐसे में क्या है कि एनपीए लगातार बढ़ता गया। तो ऐसे में आरबीआई अपना विजिलेंस सुपरविजन है उसको लगातार इंक्रीज़ कर ले और बढ़ाए, जिससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हमें प्राप्त होंगे।
ताकि जो डिस्ट्रेस वाला जो प्रॉब्लम हो रही है उसकी शुरू में ही पहचान की जाए कि ये एनपीए इसका बढ़ रहा है, ये जो है डिफ़ॉल्ट होंगे, उनसे प्रॉपर एग्रीमेंट के तहत काम कराया जाए। इसके लिए इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्टेंसी कोड भी आया है। अगले वीडियो में मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो इसमें क्या होगा कि फेलियर की नौबत ही न आए, ये गवर्नमेंट जो आरबीआई है वो स्टेप ले सकता है। इसके लिए क्या करना होगा, जो गैप्स और वीकनेस को पहचानना होगा, जो उनकी स्ट्रेंथ है और जो गैप्स है वीकनेस है, इन सब की जो है पहचान करनी होगी। प्रॉपर डाटा जो है उसको जो है पड़ताल करनी होगी कि आखिर कमी कहाँ हो रही है, कहाँ पे जो है दिक्कतें हो रही हैं। इससे क्या होगा कि उसके लिए उनको नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन, नए विचार, नए तौर तरीके जो है आरबीआई को लाना होगा। इसी तरह की जो है एक्शन की ज़रूरत है कोऑपरेटिव बैंकों में, क्योंकि वहाँ भी लगातार एनपीए बढ़ रहा है। तो बैंकों को वहाँ भी जो है अपना विजिलेंस बढ़ाना होगा। इससे जो बैंक का गारंटी स्कीम है, ये जो बिल लाया गया, इससे रिलेटेड एक कमेटी है, दामोदरन कमेटी, जिसने 2011 में ही इसकी बात की थी कि आप जिस तरीके से लोगों की इनकम बढ़ रही है, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा जो है पीपीपी बढ़ रहा है, परचेजिंग पावर पैरिटी की जो है, जिस तरह हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, हमें इसको जो है गारंटी स्कीम इस तरह लाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। तो दामोदरन कमेटी इससे रिलेटेड है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और इस तरह की जो है और यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं, ताकि हमने जो भी गलतियाँ की हों, हम जो भी हमसे गलतियाँ हुई हो, उसमें हम सुधार कर सकें। थैंक यू फॉर लिसनिंग।